नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात करंट अफेयर्स के सेक्शन में हो रही है और आज हम लोग जो है यूपी के करंट अफेयर्स को करेंगे। और आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश समसामयिकी आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सेशन को मैं कराता हूं और इसका डिटेल्स जो है और जो थ्योरी के फॉर्म में दिवाकर सलाह को कराते हैं, लेकिन मैं थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों कराता हूं आपको। ठीक है, तो ये आप जरूर अच्छे से करिएगा। और आगामी आपकी जो परीक्षा है आरओ मेंस की लगी हुई है, ठीक है, प्लस आपका पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, पेट का एग्जाम लगा हुआ है, तो इन सभी एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये सेगमेंट आपके लिए है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बड़ा धैर्यतापूर्वक देखेंगे। और एक चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि आपको जो है लगातार करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है किसी भी रूप में। और जो 12 अगस्त होगा, 12 अगस्त से जो आपको दैनिक जो क्लास आपकी जो होगी वो आपकी आनी जो है क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यानी कि 12 अगस्त से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप 12 अगस्त से पुनः से सुबह 8 बजे मेरे साथ जो है करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों ने आरओ में एक अच्छा जो है मेहनत किया, सभी को शुभकामनाएं हैं इसके लिए। और जिनका नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से, कोई भी रीजन ना हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अभ्युदय बैच जो है 2026 आरओ के लिए 26-27 जब भी आएगा, 26 में आने के चांस इसके ज्यादा हैं, उसके लिए नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है अभ्युदय बैच के नाम से। 5 अगस्त से ये स्टार्ट होगा। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको देखेंगे और इसके लिए दिए गए नीचे कॉन्टेक्ट नंबर जो दिए गए हैं 8604409201 या 9506742546, इस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर पर आप जो है कॉल मैसेज या व्हाट्सएप अभ्युदय लिख करके आप जो है दिए गए नंबरों पर अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको डिटेल्स जानकारी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। नंबर 1 क्वेश्चन है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसकी स्थापना गोरखपुर में की गई है और प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं या हैं? आप बताइए कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए कि एग्जैक्ट इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्या पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया या इसकी स्थापना गोरखपुर में की गई है? कहां पर की गई है? जल्दी बताइए। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और अपना उत्तर जो है यहां पर देख सकते हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि सत्य पूछा तो केवल एक ये नहीं होगा इसका। ठीक है, क्या होगा उत्तर? आइए इसका हम जो है डिटेल्स में जो है इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पीएम मोदी ने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो ये प्लेस और ये डेट और ये जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है यानी कि राष्ट्रपति जी, इनका नाम आपको याद रखना है। तो गोरखपुर में राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का यह चूंकि पहला विश्वविद्यालय है भाई साहब, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसको टिक लगा लीजिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का निर्माण 268 करोड़ रुपए की लागत से जो है 52 एकड़ क्षेत्र में हुआ है। यह विश्वविद्यालय आयुष शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ में आयुष क्षेत्र में नए प्रगति जो है गढ़ने का काम करेगा। तो यह एक बड़ी खबर है कि राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनकर अब तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। आप जानते हो कि विश्वविद्यालय से लगभग 98 आयुष जो है कॉलेज क्या करेंगे, इससे क्या रहेंगे, संबंध रहेंगे, मतलब कि इससे क्या रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। कितने कॉलेजेस? 98 कॉलेज। और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्धा आदि की चिकित्सा सेवा तथा उच्च शिक्षा दी जाएगी। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और फाइनली जो है अब इसका उद्घाटन कर दिया गया। यानी कि तब शिलान्यास किया गया था और अब उद्घाटन किया गया। अब इस जो है उत्तर में आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए इसका शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे सर 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था और फाइनली अब इसका उद्घाटन वर्तमान जो राष्ट्रपति महोदय हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट शहर कौन सा बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है आपके लिए। वैसे इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सबके सब इंपॉर्टेंट, लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो क्या हो जाएगा ये
हो जाएगा आपका, मेरे अकॉर्डिंग लखनऊ हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट यानी कि जो आपका जो सिटी वेस्ट होता है, इस सिटी वेस्ट मैनेजमेंट में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। और यही कारण रहा है कि स्वच्छता में भी क्या हुआ है, लखनऊ आगे आ गया है अपने आप में। ठीक है, ये बड़ी उपलब्धि रही है। सिटी वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप एक बड़ा मुद्दा रहता है ना। ठीक है, शहर के सिवरी संयंत्र में, सिवरी में संयंत्र स्थापित किया गया था, आप जानते होंगे। तो सिवरी संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है, जिससे लखनऊ अब प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 2000 मीट्रिक टन कूड़े का 100% वैज्ञानिक निपटान जो है कर देता है अपने आप में। ये अच्छी बात है अपने आप में विज्ञान के लिए, मतलब पर्यावरण के लिए, कि ये इस संयंत्र के माध्यम से इस प्रकार से चीजों को क्या किया जा रहा है, अपने आप में सही किया जा रहा है। तो इस उपलब्धि के साथ लखनऊ को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा कि पहला भैया जो नेट जीरो वेस्ट सिटी है वो कौन सी है यूपी की, तो लखनऊ है अपने पहली सिटी है अपने यहाँ पे। ठीक है, यह सुविधा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 106 करोड़ रुपए की परियोजना का हिस्सा, जिसमें 96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अपने यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आगे सिवरी साइट पर अब तक जो है 13 लाख टन जो पुराने कचरे का भी सफलतापूर्वक निस्तारण हो गया है, और 25 एकड़ जमीन को मुक्त कर उसमें पार्क, ऑफिस और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। भाई जानते होंगे कचरे का ढेर जहां पर लगता है बहुत दिक्कत होती है, और जहां पर भी कचरे का बड़े बड़े ढेर लगते हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ उत्पन्न हो जाते हैं। एक तरीके से जैसे दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पर कचरे के बहुत बड़े पहाड़ अपने माउंटेन टाइप के दिखाई देंगे। इससे न सिर्फ जो है पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, यानी कि हेल्थ के दृष्टिकोण से इससे बड़ा नुकसान होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की जहरीली गैसें, मार्स गैसेस निकलती हैं, जो कि पर्यावरण दृष्टिकोण के साथ साथ में मानव स्वास्थ्य के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होती हैं, बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो ऐसे में कूड़े का निस्तारण, चाहे वो सीवेज वेस्ट हो अपने आप में, चाहे वो सॉइड वेस्ट हो अपने आप में, या कोई अन्य वेस्ट हो, उसका निस्तारण अगर किया जाता है, निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सीवेज वेस्ट पर या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर, किस पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर, इस पर खूब प्रश्न आपके आता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सॉलिड वेस्ट, अच्छा इसको अच्छे से लिख देते, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर कैसे लिख देते हैं आप लोग, नहीं। चलिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी लिख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आपको टॉपिक तैयार करना है अच्छे तरीके से। निबंध भी यहां से आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से रेडी करना है आपको, बिना ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के चले आप लोग वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस पार्क की स्थापना लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बुलंदशहर में की जाएगी। ठीक है, दूसरा, इसकी स्थापना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर की जाएगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है, रॉन्ग पूछा है, तो ये मुझे सही लग रहा है और ये जो है नहीं सही लग रहा है, यानी कि ए वाला, एक वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा असत्य है, केवल एक असत्य है, ये सही होना चाहिए, या कुछ और होगा। जब दिमाग, देखो मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, आप बताइए कि इसमें एग्जैक्टली उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ए बिल्कुल सही बात है, केवल एक क्या असत्य है। ध्यान रखना, असत्य पूछा है यानी कि रॉन्ग पूछ रहा है आपसे, गलती मत करिएगा। इस बार भी आपका एग्जाम आप लोग देख के आए, कई बार गलती किए हैं आप लोग, है ना, गलती मत कीजिएगा। ये रॉन्ग है, केवल एक रॉन्ग है, तो बस ये वाला ए वाला उत्तर इसका हो जाएगा सही एग्जैक्टली। यानी कि यूपी सरकार ने कानपुर महानगर विकास विजन 2030 के तहत भीमसेन कानपुर के पास 500 एकड़ में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। और कानपुर आप जानते हो कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस परियोजना का क्रियान्वयन जो है उत्तर प्रदेश राज्य और औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। तो अब यही प्रश्न यहां से बन सकता है कि ये जो बनाया जा रहा है ये किन दो प्रमुख संस्थानों के द्वारा, तो आप इनका नाम यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, इस ईवी पार्क में इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ठीक है, और अन्य कई चीजें जैसे स्टील पार्ट्स और लिथियम आयन सेल के विनिर्माण की सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही लिथियम आयन बैटरी असेंबली, जिस पर खूब प्रश्न आपके आता है, लिथियम आयन बैटरी पर चार्जर, कंट्रोलर और अन्य कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होंगे वहां पर बनाए जाएंगे। तो ये औद्योगिक क्षेत्र यानी कानपुर के लिए बड़ा
अच्छी बात है अपने आप पे, इससे नए रोजगार भी सृजन होगा और हम कई सारी चीजों में आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे अपने आप पे। ठीक है, चलिए इसमें एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र भी शामिल होगा, जो तकनीकी नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और उत्पाद विकास यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेगा। तो ये जो सेंटर स्थापित किया जाएगा, इससे क्या होगा, इनोवेशन होता रहेगा, अपने आप में रिसर्च होगा। तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन होने से भी एक नई प्रगति जो है इसमें इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, कानपुर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, बताइए मुझे फटाफट। तो ये मुझे लगता है शायद मेरठ होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, डी वाला होना चाहिए या ए होना चाहिए। इसमें आप कंफ्यूज में भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डी होना चाहिए। आइए देखते हैं इस बार, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में आप जानते होंगे, अक्सर आपके एग्जाम पूछा भी जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO नहीं लिखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित, कहां पर, मेरठ में रिमाउंट वेटनरी कॉप सेंटर एवं कॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट, ठीक है, को 3 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से क्या किया है, इसका मान्यता प्रदान कर दी अपने आप में। तो ये चर्चा में रहा है, मेरठ में इसको खोला गया है। अच्छा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कब हो जाती है, 1924 में। और अगर बात स्थापना वर्ष की आती है तो एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भाई बताओ इसका आज का जो है मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस यानी कि फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, लगभग 100 समथिंग देश है इसमें है, और भारत भी जो है किसका क्या है, एक सदस्य देश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए इसमें भारत सदस्य के रूप में शामिल है या नहीं है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल शामिल है, कोई दिक्कत वाली बात जो है इसमें नहीं है। ठीक है, आइए, यह EDFC एक जैव सुरक्षित क्षेत्र है जहां जो है गंभीर अश्वरोग रोगों जैसे कि आपका इक्वाडाइन संक्रामक एनीमिया, इक्वाडाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और सूरा जैसे मुक्त घोड़ों का रखरखाव जो है इसमें शामिल होता है। इस मान्यता से भारतीय खेल घोड़े अब अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों और व्यापार के लिए मुद्दे मुक्त होकर विदेश भेजा सकेंगे, जिससे घुड़सवारी खेल, अश्व प्रजनन और उच्च मूल्य वाले घोड़ों के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। है ना, हॉर्स जिसको आप जानते होंगे, ये भी अपने आप में कई सारे गेम्स में और कई सारे सुरक्षा बलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, यह सुविधा मजबूत जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, सख्त पशु चिकित्सा निगरानी और WAH के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है आधारित है, जो भारत की जैव सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत जो है क्या करेगी, ये बनाएगी अपने आप पे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इसको पढ़िएगा। और ये जो विश्व स्वास्थ्य जो पशु स्वास्थ्य संगठन है, ये विश्व भर में पशुओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए, उनके विकास के लिए और उनमें उनसे संबंधित जो अन्य मुद्दे होते हैं उसके लिए काम करता है अपने यहाँ पे। ठीक है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए काम करता है, ठीक उसी प्रकार से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो होता है वो पशुओं के हित के संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, अस्मिता लीग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस लीग का केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गढ़मुक्तेश्वर में इसका उद्घाटन किया है। यह लीग खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है। कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा है। जहां तक मुझे लगता है इसका कथन क्या हो जाएगा, एक कथन 2 वाला, केवल 2 इसमें सही हो जाएगा, बी वाला ये कथन गलत नहीं है, मतलब गलत है। आप कहेंगे सर क्यों गलत है, जरा आप मुझे बताइए कि क्यों गलत है। अगर आप इसको बता पाते हैं तो, नहीं बता पाते तो कोई बात नहीं। आप मेरी क्लास में कहते हो सर आप मुझसे काहे पूछते रहते हैं, सर आप पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए पूछता हूं कि आपका दिमाग चलता रहे। आप लोग को क्या हो गया ना, स्पून फीडिंग की हैबिट हो गई है। अब जब जहां पर स्पून फीडिंग की हैबिट होती है ना कि सर मैं ही सब कुछ करा दूं, अच्छा अभी क्लास के बाद कुछ लोग कहेंगे सर PDF दीजिए प्लीज, PDF दीजिए। मांगना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अगर आप चीजों को सुन के अपने आप से नोट कर लेंगे तो वो लंबे समय तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, इससे आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही एक सत्य है, वो नहीं है, है ना।
तो ये कहां पर, ये गढ़मुक्तेश्वर में नहीं इसका उद्घाटन किया गया है, बल्कि इसका मोदीनगर, उत्तर प्रदेश के मोदीनगर गाजियाबाद में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का उद्घाटन किया गया है। इस सत्र की शुरुआत 2 दिवसीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता से हुई है, जिसमें ओपन कैटेगरी में 42 लड़कियां 8 विभिन्न वजन वर्गों में भाग ले रही थी अपने आप में, ठीक है। अस्मिता लीग जो है वो खेलो इंडिया मिशन का ही अपने आप में हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा बात अपने आप में। और इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहित करना और लैंगिक समानता, जेंडर जो इनइक्वलिटी है उसको खत्म करते हैं, जेंडर इक्वलिटी पर आधारित खेल संस्कृति, यानी कि वर्क कल्चर जैसे प्रकार होता है उसी प्रकार से अब गेम कल्चर होता है, तो गेम कल्चर को क्या करना है, बढ़ावा देना है। चालू वित्तीय वर्ष 25-26 में 15 खेलों में कुल 852 लीग आयोजित की जाएंगी, जिनमें जो है कितना 70,000 से अधिक महिला खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेगी। ये नंबर को जरूरत हो गया भाई, 70 नहीं 7 होना चाहिए अपने आप है ना, या थिंक इसको जरा कंफर्म करना, ये 7,000 होना चाहिए जहां तक। चलिए, उत्तर प्रदेश के एग्रीटेक इनोवेशन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। अब बताओ मुझे, आप कहेंगे सर कब बताया था, अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है बैक लेके जाइए, जून के प्रथम सप्ताह में ले जाइए, या आई थिंक मई माह का होगा। ये जो है एग्रीटेक इनोवेशन मैंने आपको समझाया था, है ना। तो एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जुलाई में यह प्रदर्शनी नोएडा में की गई, ठीक है। दूसरा, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, कौन से कथन सत्य है बताइएगा मुझे। आई थिंक मुझे इसमें लग रहा है शायद दोनों कथन शायद सत्य लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बताइए कि क्या आपकी अकॉर्डिंग क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर, चलिए बताइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्ट, इसका उत्तर एग्जैक्ट क्या होगा, सी होना चाहिए शायद। नहीं भैया, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही कथन गलत हैं इसमें। अच्छा, सत्य पूछा है ना, तो ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे अपने आप पे, ठीक है। चलिए, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, ठीक है। यह इनोवेशन हब किसानों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स और अकादमिक संस्थानों को जोड़कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार टिकाऊ कृषि समाधान विकसित करने और अपनाने का मंच है अपने आप पे। तो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम को पायलट चरण में कितने जिलों में लागू किया जाएगा। ये एक अच्छी योजना है, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम आप जानते होंगे, और ये कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई जिलों में शामिल किया जाएगा। कितने जिलों में इसको लागू किया जाएगा जरा मुझे बताइएगा आप लोग एग्जैक्टली। आई थिंक 15 जिले हैं क्या, बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, 15 ही जिले हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आप जानते हो कि इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है बच्चों के भीतर जो है अपने आप में न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग इनमें कुछ सीखने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाएगा ताकि ये आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने 2024-25 के जो शैक्षिक सत्र है उसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लर्निंग बाय डूइंग एलबीडी कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल जो न्यू एनईपी है अर्थात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुरूप है और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को लकड़ी का काम, धातु का काम, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य पोषण जैसे व्यवहारिक तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण जो है क्या करेगी, प्रदान करेगी ताकि कोई उनको समस्या न होने पाए। सिर्फ किताब पढ़ लेने से, सिर्फ याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसको लिख के आने से स्किल्स नहीं आती हैं जब तक कि उसको व्यवहार में नहीं उतारा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां जिस भी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में जहां पर प्रैक्टिकल्स कराया जाता है, बार बार खूब प्रैक्टिकल कराया जाता है, वहां के छात्र बहुत मेधावी होते हैं और वो वैज्ञानिक ताकि और आगे बढ़ते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि आजकल भी कॉलेजेस वगैरह में ये प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं कराए जाते हैं ना, बहुत कम कराते हैं। लैब ही नहीं होती तो प्रैक्टिकल कहां से कराए जाएंगे अपने आप पे, है ना। ये एक दुखद चीज है अपने आप में। इसलिए अगर इंटर कॉलेजेस कोई हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर वहां पर प्रयोग कराए जाने चाहिए, है ना। चलिए पायलट चरण में, अच्छा पायलट चरण क्या होता है, कभी सुना आपने? पायलट चरण का प्रयोग मतलब होता है कि कोई योजना जब लागू की जाती है तो उसको एक लॉन्ग टर्म के नहीं बल्कि एक
कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इसको लागू किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इसका आउटपुट वास्तव में मिलता है कि नहीं। अगर सरकार को लगता है कि इस योजना को पायलट रूप में अपनाने पर इसका लाभ मिल रहा है तो सरकार उस योजना को आगे फिर लागू कर देती है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, पायलट चरण में 15 जिलों के स्कूलों में 5,937 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता में सुधार हुआ है। अपने आप में इस योजना को 2025-26 में समग्र शिक्षा एवं PM-3 योजनाओं के तहत 3,288 और स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। सरकार ने यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम के सहयोग से 60 कौशल आधारित गतिविधियों का शिक्षक मैनुअल विकसित किया है, जिसे NCERT ने मंजूर कर दिया अपने आप में। तो ये सरकार अलग अलग प्रोग्राम लाती रहती ताकि विद्यार्थियों में नए स्किल्स को बढ़ाया जा सके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितने ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, यानी कि उसका विकास किया जाएगा, उसका पुनरुत्थान किया जाएगा। कुल कितने ऐतिहासिक इमारतें हैं? तुम्हें लगता है शायद 11 या 22 है शायद। आई थिंक सी होना चाहिए शायद, जहां तक है ना 11 शायद होना चाहिए जहां तक। ठीक है, देखते हैं जरा। बिल्कुल सही बात है, 11 जो हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, अच्छा ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो पुरानी इमारतें हो गई हैं, जैसे कोई शहर है अपने आप में, ठीक है, कोई शहर है, अब यहां पर कोई बिल्डिंग्स, कोई बड़ी इमारत जो है प्राचीन बनी हुई है, अब ये टूट रही है, गिर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्षेत्र है इंपॉर्टेंट अपने आप में, पूरा शहर। तो जब इस बिल्डिंग को सुधार देंगे तो यहां पर जो आने वाले लोग, माना कि यहां पर हर महीने लोग 100 लोग आते हैं, तो इसके बन जाने से इसको देखने के लिए लोग 50-60 और बढ़ जाएंगे, तो ये संख्या हो जाएगी 150। तो इसके आने से ना सिर्फ क्या होगा, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, क्या ना सिर्फ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे क्या होगा, स्थानीय जो रोजगार होगा, ठीक है, स्थानीय रोजगार यानी कि लोकल जो एम्प्लॉयमेंट होगा, जो रीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा, वो जनरेट होगा अपने यहाँ पे। तो ये ताकि वहां के लोग जो क्या होंगे, सशक्त होंगे, यही सरकार चाहती है। तो ऐसे 11 जो बिल्डिंग्स है, जो यानी कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, अर्थात उनको मेंटेन किया जाएगा अपने आप में, जिससे वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार यानी कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, चलिए, ये इन इमारतों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको जो है शामिल किया गया है, और इसी ऐसी इमारतों को अलग अलग रूपों में हम इसको प्रयोग कर पाएंगे, जैसे कि हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे इन स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माना कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग बनी हुई है, जर्जर हो गई है, खराब हो गई है, इसको सही किया सरकार ने, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, और इसको एक बड़े रेस्टोरेंट के रूप में या किसी अन्य संग्रहालय के रूप में बना दिया इसको। तो जब लोग इसमें जाएंगे तो इसकी जो नक्काशी होगी, इसकी जो चीजें होंगी, लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो इससे जो है हमारे कल्चर, हमारे ऐतिहासिक चीजें जो होती हैं उनकी जानकारी भी मिलेगी। ठीक है, तो पर्यटन रोजगार तो होगा, लेकिन हम अपने इतिहास से भी जुड़ पाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण जो है कदम इसमें होगा, मतलब महत्वपूर्ण एक उपलब्धि होगी अपने आप में, है ना। चलिए, तो ये सारी बातें वही लिखी है जो हमने आपको यहां पर बताई हैं एक्चुअली में। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं स्थान, आइए हम इसको देख लेते हैं कि जो 11 धरोहर जो स्थल में कौन कौन से हैं, तो उनके नाम यहां पर लिखे हैं। ललितपुर के ताल बेहट किले, बांदा के रणगढ़ और भुरागढ़ किले, गोंडा का वजीरगंज बारादरी। गोंडा वाले जानते होंगे भाई साहब, है ना, वजीरगंज पड़ता है रास्ते में, है ना। तो लखनऊ के आलमबाग भवन, आलमबाग वाले भैया जानते नहीं जानते कहां पर है ये, लखनऊ के आलमबाग। अच्छा, आलमबाग साइड अगर आप जाएंगे तो वहां पर बड़ी पुरानी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। आलमबाग का स्टेशन देखिए, पटरिया देखिए, बहुत पुराने एक अलग ही, मतलब वहां से एक बार मैं दीदी यहाँ पे जा रहा था, तो मेरा छोटा भाई गाड़ी जो है पता नहीं कहां से स्टेशन के बीच पता नहीं कहां से निकाला, वो उस एरिया में जब मैं गया तो एक मतलब जैसे मूवी नहीं देखा मूवीज में कि अंग्रेज ऐसे रहते थे, वो पूरी बिल्डिंग्स, वो संरचना, स्ट्रक्चर, रेल की पटरियां, वो सब एकदम कुछ पुरानी, बहुत पुरानी ट्रेनें भी खड़ी थी अपने यहाँ पे। बड़ा देख के ना उस एक जो है एक अलग फीलिंग मुझे वहां पे आ रही थी। आप कभी जाइएगा, ठीक उसी प्रकार से प्रयागराज जब आप जाएंगे तो प्रयागराज में भी बहुत पुरानी बिल्डिंगें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए, इनफैक्ट कटरा में जब आप जाओगे, प्रयागराज में कटरा में जाओगे तो जो वो नहीं आलू टिक्की की जो बेचते रहते हैं, उनके जो घर हैं वो भी बड़े खतरनाक टाइप के बने हैं, ऐसा लगेगा कि अब गिरा के तब गिरा, इतने पुरानी बिल्डिंग है भाई साहब। चलिए आगे, तो ये हो गया लखनऊ के आलमबाग भवन हो गया आपका, गुलिस्तान ए आरम और दर्शन विलास, कानपुर का टिकैत राय बरादरी, महोबा के मस्तानी महल और सेनापति महल, झांसी का
सहरौली किला तथा मथुरा का सीताराम महल कोटवान किला भी इसमें शामिल है। तो ये 11 प्लेस आपको क्या करना याद रखने, हो सकता है पूछ ले भैया कि कौन से स्थलों को इसमें शामिल किया गया, कौन से को नहीं शामिल किया। 11 जो आपके धरोहर हैं अपने आप में, है ना। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार के राहत आयुक्त कार्यालय और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बीच आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित और वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? जरा मुझे बताइएगा अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। नहीं पता है तो एक अलग गेस हो गया, ठीक है, बताइए। देखो या तो ये होगा या तो ये होगा, यही ना होगा। क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर मुझे बताइएगा। ये बी होगा, यानी कि यूएनडीपी। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? यूएनडीपी की स्थापना होती है 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा। यूएनडीपी कब होती है स्थापना इसकी? 1965। लगे हाथ तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न पूछता है। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, पता है ना। ये हो गया 1965, 1965 और मुख्यालय हो गया इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका। ये सब प्रश्न पूछता है आप एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको भूलना नहीं है। चलिए, यूएनडीपी आप जानते होंगे, है ना, गरीबी कम करना और बाकी सही कई सारे मुद्दे जो है यूएनडीपी के रहते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, गरीबी कम करना हो गया, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करनी होगी देशों के अलग अलग। तो यूएनडीपी अपने आप में व्यापक स्तर पर काम करता है, ठीक है, पूछ सकता है कभी आप एग्जाम में। तो यूपी गवर्नमेंट ने राहत आयुक्त कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के बीच आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित और वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। याद रखिएगा पॉइंट, दोनों संगठनों का नाम आपको याद रखना है। इस समझौते के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन योजनाएं विकसित की जाएंगी और इसे अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया दिया जाएगा। ये अपने आप में क्या है, बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, समझौते के लिए 19.9 करोड़ रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की गई है, जिसे 3 वर्षों में खर्च किया जाएगा। यह समझौता आपदा प्रबंधन को बहुस्तरीय, समावेशी और जवाबदेह बनाने के लिए जो है तकनीकी दृष्टिकोण पर क्या है, ये आधारित है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, नमस्ते योजना के तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लखनऊ में कचरा बीनने वालों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है? बताइए मुझे। आसान सा प्रश्न है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। बताओ क्या होगा इसका उत्तर? अच्छा प्रश्न है नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा एक्चुअली में 14473 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही इसका एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। या कुछ और होगा? नहीं, यही होगा अपने आप में। और कचरा बीनने वाले जो लोग होते हैं आप जानते होंगे, बड़ी समस्याओं से जो है गुजरते हैं अपने आप में। आप अक्सर अगर आप रोड से निकलते होंगे तो कचरा बीनने वाले जो लोग हैं आपको दिख जाते होंगे, है ना। इनफैक्ट रात में भी लोग बीनते हैं, जैसे दुकानें बंद हो गई तो अपना लोग निकलते हैं और अपना कचरा बीन के उसको सेल करते हैं, फिर अपना पैसा कमाते हैं ना। चलिए, तो उन्हीं के लिए नंबर जारी किया गया है। चलिए, 16 जुलाई 2025 को नेशनल एक्शन फॉर मैकनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम दिवस के अवसर पर, तो ये दिवस रखिएगा, कौन सा? नेशनल एक्शन फॉर मैकनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम दिवस, ठीक है। नया दिवस होगा, शायद आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसी दिवस के अवसर पर जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री है कौन? बीएल वर्मा ने लखनऊ में कचरा बीनने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14473 का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में कचरा बीनने वाले श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड भी जो है वितरित किए गए हैं अपने आप पे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी चीज आपके लिए बड़ी जरूरी है। और नमस्ते योजना के तहत अब तक जो है 85,067 सीवर एवं सेप्टिक टैंक के श्रमिकों की प्रोफाइलिंग की गई है और 45,871 श्रमिकों को पीपीई किट और 40,166 को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए गए। तो सरकार इस पर काम कर रही है। हालांकि गरीबी को कम करने के सरकार को और अच्छे से काम करना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, बात अगर इनकी आ गई, मजदूरों की आ गई एक तरीके से, तो आप जानते होंगे एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। क्या? आर्टिकल 23। जरा मुझे कोई बताएगा
कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या है, बताइए। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या है, ये बहुत पूछता है प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक है। ये क्या है, ये मानव तस्करी, क्या मानव तस्करी और बेगारी निषेध करता है अपने आप पे, जानते होंगे आप, है नाम, ठीक है। और ये जो आपका आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 ये क्या करता है, ये कल कारखानों में जो बाल मजदूर होते हैं, बाल मजदूरों के निषेध का प्रावधान करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं आप, ठीक है, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, गलत है। यानी कि जो है बाल मजदूर पर रोक लगाता है, बाल मजदूर पर। ये आर्टिकल आपके एग्जाम में खूब पूछता है ना, या जानते हो क्या, बाल मजदूरी पर रोक, ठीक है, पर रोक। अच्छा एक बात और, आर्टिकल 23-24 में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन रखना नहीं, 23-24 अपने आप में, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितनी नदियों के सफल पुनरुद्धार का कार्य पूरा किया है? 50, 25, 13 या 8, बताइएगा। कुल कितनी नदियों का? 50 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पहलों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से 50 नदियों के सफल पुनरुद्धार का कार्य पूरा कर लिया है। यानी कि जो नदियां अपने आप में, जिनमें जल कम हो गया था, जो विषैली हो गई थी, जो पर्यावरण प्रदूषण से खराब हो गई थी अपने आप में, ऐसी 50 नदियों का जीर्णोद्धार, यानी कि उनका इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन किया गया अपने आप में, है ना। यह विशाल प्रयास राज्य के विभिन्न जिलों में फैली कुल 3363 किलोमीटर लंबी नदियों के पुनर्जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसे 2025 की पहली छमाही तक पूरा कर लिया गया। यह काम बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है। देखो, नदी और तालाब, क्या नदी और तालाब, ये विगत कुछ वर्षों में इन पर बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। और तीसरे पक्ष में देखा जाए तो जो हमारी कृषि भूमि है, कृषि भूमि पर भी रासायनिक खादों ने कब्जा कर लिया अपने आप पे, है ना। कृषि भूमि पर भी रासायनिक खादों के प्रयोग से इसकी जो फर्टिलिटी रेट थी उस सॉइल की, या उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी रेट जो थी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो गई अपने आप में, क्या हुई, डाउन हो गई। और इससे उत्पादक क्षमता, यानी कि जो कृषि व्यवस्था की जो प्रोडक्शन था लेवल, क्या हो गया, डाउन हो गया। और फिर से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, बायो कंपोस्टिंग और बाकी अन्य चीजों की फिर बात करने लगे हैं अपने आप पे। तो केमिकल फर्टिलाइजर ने इसका बड़ा खतरनाक इसका जो है वो हुआ है, मतलब इंपैक्ट। और यहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी चीजों की वजह से जो है तालाब नदी को इसका नुकसान पहुंचा है। अब तो घर बन गए, तालाबों पर लोगों ने कब्जे कर लिए अपने आप पे। तो ये जो इससे क्या हुआ है कि ग्राउंड वाटर जो लेवल था वो क्या हुआ, बहुत डाउन हुआ है। और इससे जो है अन्य कई सारे नुकसान इरिगेशन को लेकर के जो होते थे वो सब हुए हैं अपने आप पे। तो ये बड़ी अच्छी पहल थी सरकार ने जो किया है यहां पर। ओके, चलिए, सरकार ने इस परियोजना में नदियों की पारंपरिक जलधाराओं को साफ कर गहरीकरण, यानी कि उसको डीप किया और गहरा किया, जलधारा अवरोध हटाने, हद पट्टियों का विकास और वाटर रिचार्ज तथा वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी तकनीकों का उपयोग किया है अपने आप में, है ना। चलो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ को देश का किस क्रम का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? ये बड़ी उपलब्धि लखनऊ के लिए रही है, तीसरे स्थान पर, है ना, तीसरे पर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष 44वें स्थान से 41 स्थान की छलांग लगाकर हासिल की गई है। पहले स्थान पर अहमदाबाद और दूसरे स्थान पर भोपाल रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, इस सफलता के पीछे लखनऊ के सिवरी कूड़ा विस्तारण प्लांट का आदर्श उदाहरण है, जो कि मैंने बताया है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी क्या किया है, सम्मानित किया। तो ये भी अपने आप में क्या है, बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए,
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि जो आपका HRMS पोर्टल है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, इस पोर्टल को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बेहतर बनाने के लिए इसको बनाया गया है। आई थिंक एक वाला क्या है, इसमें कौन सा सत्य है, तो मेरा केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 सत्य होना चाहिए, और ये वाला नहीं होना चाहिए। देखते हैं आपके अकॉर्डिंग इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बी क्या है, बी सत्य है, ये केवल सत्य है, ये सही है और ये रॉन्ग है, यानी कि ये क्या है, गलत है, ये सही है। तो भैया अगर ब्रजेश पाठक जी ने इसका उद्घाटन नहीं किया तो किसने किया है, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ है, जो नंद गोपाल नंदी जी हैं, प्रयागराज में रहने वाले, ऐसे सभी लोग जानते होंगे, अभिलाषा गुप्ता जी और जो नंद प्रकाश नंदी भैया हैं, नंदी भैया उनको कह के बुलाते हैं, छोटे से हाइट के हैं, प्रयागराज में रहने वाले जो भी छात्र जानते होंगे बखूबी, है ना। उनकी एक आदत है, हर गली हर जगह नंदी भैया जो है यानी कि जो मंत्री जी हैं वो हर जगह पर जाते हैं और ये अच्छी बात है, उनकी छोटी सी हाइट है लेकिन बड़े सौम्य विचार के लगते हैं। उनका बाकी जीवन कैसा रहा आई डोंट नो, लेकिन बाय नेचर जो है देखने में जो लगता है उनको बड़ा कूल लगते हैं, है ना। चलिए, अभिलाषा गुप्ता जी थोड़ा सा टाइट लगती है, मतलब कि हाँ यार स्ट्रिक्ट होंगे थोड़े से, लेकिन नंद गोपाल नंदी भैया जिसको कहते हैं हम लोग, वो ठीक ठाक लगते हैं अपने आप पे। प्रयागराज के छात्र सभी लोग जानते होंगे, है ना, मोस्टली लोग। चलिए, 2015 में मैं था प्रयागराज, 2015-16 में, तब की बात है, तब वो मंत्री नहीं बन रहे थे, तब तो बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं थी उस समय, लेकिन उनका बोलबाला था उस समय भी वहां पर, है ना, क्योंकि महापौर थे अभिलाषा गुप्ता जी शायद वहां पे, है ना, उस समय। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई 2025 को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता यानी कि नंदी जिनके नाम से जानते हैं द्वारा उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को लॉन्च किया है, और यह क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के निवेश सारथी पोर्टल के साथ क्या है, कंबाइंड है अपने आप पे, यानी कि एकीकृत है अपने आप पे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है कि उद्यमी मित्रों के प्रशासनिक कार्यों जैसे कि उपस्थिति, अवकाश प्रबंधन, वेतन प्रसंस्करण यानी कि सैलरी प्रोसेसिंग अपने आप में, फॉर्म 16 निर्माण आदि को क्या करना है, डिजिटल और पारदर्शी और उत्तरदायी और जवाबदेह बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, बाकी यहां पर और पॉइंट रखे हैं, ये एक्चुअली में रिपीट हो गया था, है ना, कोई बात नहीं, इसको कट कीजिएगा। आगे इसमें और जानकारी दी गई है कि यह पोर्टल राज्य में जो है निवेशक सुविधा को बढ़ावा देने और आंतरिक जो दक्षता है, स्किल्स है, इसको सुधारने के लिए डिजाइन किया गया है, और जिससे निवेश प्रक्रियाओं में तेजी और सटीकता आएगी। और इस पहल के तहत जो है क्या होगा, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत नियुक्त 110 से अधिक प्रशिक्षित उद्यमी मित्रों के कार्य को डिजिटल बनाया गया है अपने आप पे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, ये एक छोटा सा आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है। अभ्युदय बैच स्टार्ट हो गया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको तैयारी करनी है आगे, अभी इस बार का पेपर अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप तैयारी कर सकते हैं डिकोड एग्जाम पर। अभ्युदय बैच के नाम से जो बैच चल रहा है 2026 आरओ प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स में। लेकिन इसके अलावा अगर आपका टारगेट आरओ के अलावा पीसेस का एग्जाम है तो पीसेस की भी तैयारी आप कर सकते हैं, और पीसेस के लिए ये छोटा सा मैंने एडवर्टाइजमेंट आपके सामने रखा है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस पीसेस कोर्स को लेने के बाद क्या फायदा होगा कि आपकी तैयारी ना सिर्फ पीसेस की हो जाएगी बल्कि जो है आपकी आरओ और एआरओ की भी हो जाएगी। इसी से 4 पेपर आपके यूपीएससी तैयार हो जाएंगे और प्लस पीसेस का मैटर तैयार हो जाएगा पूरा, और आरओ का भी हो जाएगा। बाद में आरओ जो हिंदी बच जाएगी उसका हम आपको अलग से एक्सेस दे देंगे अलग से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपको प्री प्लस मेंस, इंटरव्यू आदि तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, क्लास अलग अलग नहीं होंगी बल्कि एक ही में होंगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक, बेसिक्स से पढ़ाया जाएगा, बायलिंगुअल नोट्स आपको मिलेंगे, इथिक्स मिलेगा आपको, मतलब इथिक्स के सभी नोट्स और बाकी चीजें मिलेंगी, यानी हर पेपर के जितने सब्जेक्ट हैं आपको सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और रिवार्ड के रूप में आपको जो है आपको फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। कब, जब आप इस कोर्स को लेने के बाद इंटरव्यू तक जाएंगे। तो यहां पर न सिर्फ आपको वीडियो कोर्स उसके नोट्स दिए जाएंगे बायलिंगुअल फॉर्म में, बल्कि इसके अलावा आपको यहां पर पीवाईक्यूज भी प्री प्लस मेंस से कराए जाएंगे वीडियो के माध्यम से, और इसके अलावा यहां पर आपको मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी, प्री की टेस्ट सीरीज आपका, आंसर प्रैक्टिस आपकी लगातार, और जो क्विज वगैरह हैं वो भी आपको लगातार इस पर जो है दिए जाएंगे। तो आप यहां पर इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सीसेट का कोर्स अलग से मिलेगा, निबंध अलग से मिलेगा, हिंदी अलग से मिलेगी, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर एक एक करके कराई जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 युवा आध्यात्मिक शिक्षा। अब आगे क्वेश्चन है, तो अच्छा हाँ, अगर इस कोर्स को आपको लेना है, इस पूरे कोर्स को, तो आप क्या करिएगा कि आप जो है
ये जो कॉइन नंबर आप देख रहे हैं, यहां पर आप पीसेस लिख करके, पीसेस 2026 लिख करके आप यहां पर वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 26 में टाइम है और निश्चित तौर पर जो है आप आगे की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए 2026 के लिए बैच हमारा यहां पर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, चलिए। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में काशी घोषणा पत्र को अपनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो दोनों कथन लिखे हैं, ये दोनों कथन आपके हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो 1 और 2 यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं नजर आएगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाराणसी के रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 28 जुलाई 2025 को काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हो गया है। और इस सम्मेलन का आयोजन मादक पदार्थों के दुरुपयोग और लत के विरुद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को नशा मुक्त जीवन शैली की और नशा मुक्त जीवन शैली की और प्रेरित करना और वर्ष 2027 तक भारत को पूरी तरह नशा मुक्त समाज के रूप में स्थापित करने की दिशा में सामूहिक संकल्प जो है लेना था अपने आप में। आप जानते होंगे 2027 का लक्ष्य क्या है? विकसित भारत का है। पता है ना कि नहीं पता आप लोग को? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सरकार ने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य कब घोषित किया है? आप कहेंगे सर 2027 तक। और इसी 2027 तक जो है नशा मुक्त जो है देश और नशा मुक्त युवा को करने का लक्ष्य रखा गया है। आप जानते होंगे नशा किसी प्रकार का हो, चाहे स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, पान पुड़िया का हो, या फिर नशा आपके फोन का हो। फोन भी अपने आप एक नशा जबरदस्त तरीके से, जिससे आपका समय बहुत खर्च होता है। और समय ही नहीं खर्च होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, आपकी आइज खराब होती हैं, आपका हार्ट खराब होता है, आपके अलग बॉडी पार्ट्स खराब होते हैं। तो जैसे मादक पदार्थों के सेवन से क्या होता है? आपके लंग्स, आपके जो है क्या कहते हैं इंटेस्टाइन, बाकी पार्ट्स आपके डैमेज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप फोन के चलाने से भी आप मेंटली क्या होते हैं? अपने आप में डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली अपने आप में डिस्टर्ब होते हैं। तो फोन भी अपने आप में नशा है। मैं फोन को आज के समय में सबसे बड़ा जो है कहता हूं नशा, क्योंकि ये आपके समय को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। सबसे ज्यादा समय, स्वास्थ्य दोनों बर्बाद करता है। तो इसको से आपको बचना है। ठीक है, यहां देखिएगा। चलिए, अमृत सरोवरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों वाला राज्य बनकर उभरा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रदेश में सर्वाधिक अमृत सरोवर का निर्माण सहारनपुर में किया गया है। आपको बताने कौन सा कथन सत्य है? जिसमें पहला वाला कथन सत्य है, यह आपका सत्य है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक अमृत सरोवर दरअसल सहारनपुर में नहीं, बल्कि ये कहां पर है? गोरखपुर में हुआ है। कहां पर? गोरखपुर में। क्या देगा? गोरखपुर में। तो बस ये इसलिए आपको ये हो जाएगा आपका सही। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? केवल ए वाला। चलिए, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों वाला राज्य बन गया है। ठीक बात है, इसमें ए टेन लगा लीजिए आप लोग, है ना। चलिए, वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर के शुभारंभ के बाद से इस प्रदेश ने कुल 16,630 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया है। ठीक है, जो कि मूल लक्ष्य 5,550 से लगभग 3 गुना क्या है? अधिक है अपने आप में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि अपने आप में। यह कार्यक्रम 24 अप्रैल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। तो ये आपसे पूछ लेगा कि भैया अमृत सरोवर जो मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप ये यहां पर बताएंगे इसको। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना और जल स्थिरता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये इसका मेन मोटो था अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए, यूपी की इस उपलब्धि में गोरखपुर जिला जो है सबसे आगे रहा है, जहां 735 अमृत सरोवर जो है बनाए गए हैं। इसके अलावा महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़ और बाराबंकी जिले के शीर्ष स्थानों में भी यह शामिल हो गया है। अमृत सरोवर के निर्माण से न केवल जल संरक्षण हुआ है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार सृजन को भी मजबूती मिली है अपने आप में। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है? विशेष तौर पर याद रखने हैं। ठीक है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के सहयोग से प्रदेश के 121 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों का
उन्नयन करने का बड़ा निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सिग्मा टेक इंफ्रा लिमिटेड या जेपी इंफ्रा लिमिटेड या टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड या हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टीटीएल बोलते हैं इसको, के सहयोग से प्रदेश के 121 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन करने का बड़ा निर्णय लिया है। आप जानते होंगे जो जो पॉलिटेक्निक संस्थान अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है उनकी स्थिति बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है। अगर आप देखेंगे जैसे हमारे जिले में भी पॉलिटेक्निक है, सही से टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बताइए वहां पर टीचर को 20-22 हजार आप दे रहे हो, क्या मतलब बनता है उसका, कोई लॉजिक नहीं है उसका। तो ये जो चीजें की जा रही हैं ये खराब है, इस पर सरकार जो है ने खासा ध्यान दिया और अब इनके उन्नयन की बात कही जा रही है अपनी, जो भी अलग अलग पॉलिटेक्निक आपके अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। ठीक है, इसके तहत आप जानते होंगे 6,935.86 करोड़ रुपए का निवेश किया गया जाएगा, जिसमें 87% लागत टीटीएल वहन करेगा, यानी कि ये जो आपका टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ये वहन करेगा, और शेष 1063.96 करोड़ रुपए राज्य सरकार जो है क्या करेगी, वहन करेगी इसके ऊपर। तो ये भी पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए, पहले चरण में 45 संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। कितना? 45। प्रत्येक संस्थान में टीटीएल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे, जहां छात्रों को प्रोडक्ट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी व्यावहारिक जो है प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस योजना में अब मोबाइल की जगह टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। हाँ, ठीक बात है। और इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नहीं, ये कथन इसमें क्या है, रॉन्ग है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो 2 वाला, यानी कि केवल बी हो जाना चाहिए इसमें सही उत्तर। मेरे अकॉर्डिंग तो बी होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है बताइएगा मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर बी हो गया है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार की स्मार्टफोन के स्थान पर, ठीक है ये हटाइए, उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्टफोन के स्थान पर युवाओं को उन्नत सुविधाओं वाले टैबलेट वितरण की योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किए हैं, और इसमें 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो है क्या है, चल रही है। तो आप जानते हैं कि फोन टैबलेट सबको मिल ही रहे हैं मोस्टली। ठीक है, आप में से अधिकतर लोगों को ये मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये सारे प्रश्न जो है ना, आप एक बार प्लीज जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे, देखिए ये यूपी स्पेशल प्रश्न है और यूपी स्पेशल प्रश्न आपके एग्जाम पूछा आता है। ठीक है, इस योजना के तहत टैबलेट वितरण का कार्य 2025-26 के वित्तीय वर्ष में होगा, और इस योजना के तहत जो है कुल 25 लाख टैबलेट वितरित किया जाने का लक्ष्य है। यह बजट 2025-26 के लिए विशेष रूप से आवंटित किया गया है। यह भी अपने आप में डिजिटलाइजेशन में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है अपने आप पे, है ना। सरकार डिजिटलीकरण को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है अपने आप पे, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा आई थिंक 11 या 6, क्या होगा, या 4 होगा, 4 होगा शायद, है ना। आई थिंक ये 4 होगा, सी होगा। और इसमें 4 में आई थिंक एक हो जाएगा आपका कहां पर ये जो है कौन सा प्रोजेक्ट है, ये बायोगैस संयंत्र कहां पर स्थापित करेगी? ये बायोगैस जो संयंत्र है एक हो जाएगा आई थिंक आपका अयोध्या, एक शायद है आपका अयोध्या, ठीक है, दूसरा है आपका वाराणसी, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा गोंडा, और चौथा आपका हो जाएगा प्रयागराज, ओ सॉरी गोरखपुर। ठीक है, ये 4 जगहों पर जो है ये बायो संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी इज द इसमें राइट आंसर, है ना। चलो देखते हैं जरा एक बार इसको, बिल्कुल सही बात है, 4 ही हो जाएगा स्थान, ये 4 स्थान नहीं है। ठीक है, ये देखो अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा। अच्छा, बायोगैस आप जानते होंगे, है ना, जो भी आपकी सॉलिड वेस्ट होते हैं ना, जो भी कचरा होता है, सब्जी, फल, छिलका, इनको इकट्ठा करके जो है क्या किया जाता है, बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है, और इसका जो रॉ वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बायोगैस का उपयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, अच्छा ये रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जाना जाता है बायोगैस, इसका उपयोग हम लोग प्राकृतिक जो है गैस के रूप में करते हैं, यानी कि नेचुरल गैस के रूप में करते हैं, ईंधनों में, ईंधन में, खाना बनाने में, और प्रकाश के रूप में कई अन्य जगहों पर इसका प्रयोग हम करते हैं बायोगैस का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। सॉरी, चलिए, तो इसमें क्या होगा, पायलट परियोजना के तहत कुल
2250 बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक है, और यह ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस उत्पादन को स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण योजना है अपने आप में। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अगले 4 वर्षों में इसे लगभग 2.5 लाख ग्रामीण परिवारों तक जो है बढ़ाने की योजना इसको लागू कर दी गई है। तो यह भी बड़ी बात है अपने आप में। प्रत्येक बायोगैस संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग जो है 39,300 है, जिसमें किसान को मात्र जो है 3,990 का योगदान देना होगा और शेष राशि सरकार की सब्सिडी तथा कार्बन क्रेडिट मॉडल से पूरी की जाएगी। भैया जी, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जरा किसी को पता है तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ कि आखिर कार्बन क्रेडिट क्या है अपने आप पे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप कमेंट इसका जरूर कर देंगे। नहीं पता होगा तो तुरंत सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट जो है आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इस योजना से न केवल ग्रामीण क्षेत्र के एलपीजी पर निर्भरता में लगभग 70% तक कमी आएगी, बल्कि जो है किसानों को जैविक खाद, ठीक है, यानी कि जो ये आपने जो बायो फर्टिलाइजर है, ये इससे एक बड़ा फायदा होगा, जिससे जो, क्योंकि आप जानते होंगे केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर ये बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर की संख्या कम हो जाए, मतलब इसका जो यूज है वो कम हो जाएगा, और जो आपके बायो कंपोस्ट होती हैं, बायो फर्टिलाइजर जो होती हैं, इनका उपयोग बढ़ जाएगा अपने आप, और इससे किसान की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी रेट इससे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी रेट बढ़ने से निश्चित तौर पर किसानों का प्रोडक्शन जो होगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे उनकी आय दुगनी होने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में मियावाकी तकनीक का उद्घाटन किया गया है? मियावाकी तकनीक मैंने कई बार पढ़ाया भी है और एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये आई थिंक हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अच्छा बताओ जरा, अभी मैं आगे इस प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बताओ मियावाकी तकनीकी क्या होती है? जल्दी से मुझे बताओ। मियावाकी तकनीकी मैंने जब प्रयागराज वाला मामला चल रहा था, कुंभ चल रहा था, तब मैंने आपको मियावाकी तकनीकी के बारे में बताया था। बताओ मुझे मियावाकी की तकनीकी क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, देखते कौन बता है, जल्दी से बताइए। आपके पास जो है 16 से 18 सेकंड का टाइम आपके पास मिला हुआ है। मियावाकी तकनीक क्या है? देखते हैं, आपके दिमाग में था भी कि निकल गया, स्लिप कर गया। मियावाकी तकनीक में क्या होता है? कई प्रकार के पौधों को, जिसमें आपका झाड़ी हो जाएगा, ठीक है, छोटे प्लांट हो जाएंगे, बड़े प्लांट हो जाएंगे, इनको बहुत नजदीक लगाया जाता है और बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं अपने आप में, बहुत तेजी के साथ। पहले ग्रो नहीं करेंगे, फिर एकदम से तेजी से ग्रो करेंगे। यानी कि जो सामान जंगल पर लगाएंगे तो उसमें क्या होता है? बहुत टाइम लगता है, लेकिन मियावाकी जो तकनीकी होती है, मियावाकी तकनीक से जो है पौधों को लगाने पर बहुत जल्दी जो है शहरों में क्या होता है? जंगल का निर्माण होता है अपने आप पे। तो ये अभी जब महाकुंभ जो चल रहा था प्रयागराज में, उसके कई साल पहले से मियावाकी तकनीक के माध्यम से जंगलों को वहां पर नैनी के आसपास क्षेत्र में लगाया गया था। आप वहां पर हरियाली वहां पर देखने को मिल पा रही होगी। इस मियावाकी तकनीक का उपयोग हम दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज जैसे अन्य प्रमुख शहरों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 28 जुलाई 2025 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी, क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है में मियावाकी वन का उद्घाटन किया है, और जो पौधारोपण अभियान है इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई है। ध्यान रखिएगा, इस अवसर पर क्या हुआ है? उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में हरे भरे वातावरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मियावाकी वन की स्थापना की है। तो इसलिए मियावाकी तकनीकी न सिर्फ आपके प्री परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु आप इसको जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्या करिएगा? इसको रेडी कर लीजिएगा। ये आपके लिए क्या हो जाएगी? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मियावाकी पद्धति में प्रयुक्त पौधों को खाद और पानी जैसी नियमित देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है अपने आप पे, वो सब ग्रो कर ले जाते हैं अपने आप पे। तो ये जापान के एक जो है वनस्पति शास्त्री हैं, कौन? नाम जरा मुझे बताइएगा कि जापान के कौन से हैं व्यक्ति जो है जिनके नाम पर जो है मियावाकी तकनीक को अपनाया गया है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में, ठीक है, कहां पर? महिला सुरक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जुलाई में इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया। बताओ क्या होगा?
देखते हैं आप लोग इसका उत्तर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हो। इसका उत्तर हो जाएगा सी, तो यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें हो जाएंगे सही, क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आप जानते होंगे, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बोलते हैं, और यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछाते हैं। तो आज ही आप लोग क्या करिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को तैयार कर लीजिएगा। ये आपका टास्क है। क्या है? टास्क है कि आपको जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं, टॉपिक होते हैं जहां पर प्रश्न बार बार पूछा था आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो एनएचआरसी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से व्यावसायिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में लिंग आधारित हिंसा पर बढ़ती चिंताओं के बीच कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। और यह संगोष्ठी कहां पर हुई है, कब हुई है? 26 जुलाई 2025 को हुई थी। इस संगोष्ठी में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कौन है? बी राम सुब्रमण्यम। अब देखो, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि भाई एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन ने महिलाओं के प्रति भारत की सांस्कृतिक श्रद्धा और हिंसा की चिंताजनक घटनाओं के बीच अंतर को उजागर किया है। यह एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं का। आप जानते होंगे महिलाएं आज भी घरों में बहुत प्रताड़ित है, 4 दीवारी में उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। यह बात मैंने बड़ी नजदीक से महसूस की है। ये वास्तव में आज हम कहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे, ऐसा नहीं है। सिर्फ कपड़े एडवांस पहन लेने से या हाईटेक हो जाने से या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने से आप सोचते हैं कि एडवांस हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपकी वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ जो है कम्युनिकेशन चीजों को लेकर के, या आप थॉट प्रोसेस अगर आपकी चेंज नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। आज भी बड़े बड़े घरों में, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे अपर क्लास फैमिली हो, चाहे अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, आज भी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर ही है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने दुख दर्द को किसी से शेयर ही नहीं कर पाती हैं, मौका ही नहीं मिलता है। माता पिता से कहें तो क्या कहें, कितनी बार कहें, तो अच्छा कुछ टाइम बाद वो भी नहीं रहते बेचारे। तो बड़ी सारी समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं अपने आप में। महिलाएं को चाहे वो क्या स्तर पर, वर्क कल्चर पर भी उनके साथ भेदभाव और अन्य जो है शारीरिक जो है चिंता देखने को मिलती है अपने आप में। और घर में सार्वजनिक स्थलों पर भी अगर कोई महिला रात में, आप सोचिए कि कोई महिला रात के 1 बजे कोई सुनसान रोड है, अगर उस सुनसान रोड पर कोई एक सिंगल महिला अगर जा रही है, आप सोचिए कि समाज उसके बारे में क्या सोचेगा। ये हमारी ओछी मानसिकता है, अपने आप गिरी मानसिकता। और ये मानसिकता किसी कॉमन इंसान की नहीं है, बल्कि बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग जो अपने आप को संभ्रांत कहते हैं, उनके भीतर भी है। वो आज भी अपने आप पे उनकी अपनी बेटियों की शादी, ये जात, ये धर्म, ये मजहब, ये संप्रदाय और ये क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन, ऐसा वैसा दुनियादारी बातें करते। आज भी महिलाओं को अभी भी अपंग ही बना के रखा गया है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर क्लास फैमिली हो, अपर मिडिल हो या अपर क्लास फैमिली हो। ये चीजें हमसे सुधरेंगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपने में सुधार कर लीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। ये संगोष्ठी ठीक है की जाती है, इस संगोष्ठी का क्या असर पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगा कि ये बड़ी संगोष्ठी हुई और इस संगोष्ठी का असर हमारे इस लखनऊ के जानकीपुरम में एरिया में कुछ हो गया। जैसे कल मैं देख रहा था वैसे मैं आज देख रहा हूं। संगोष्ठी से कुछ नहीं होगा, विचार करने से कुछ नहीं होगा, कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर होने वाली हिंसाओं को हम क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। इसके लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी संगोष्ठी और कार्यशाला से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। अगर संगोष्ठी हो, कार्यशाला हो, तो उसमें जो निर्णय लिए जाए उसे फिर क्या किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वही सब बाकी बातचीत, कैसे कैसे सुधार किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, दुनियादारी वाली बातें चलती रहती हैं इस पे, और एक्चुअली में हो नहीं पाता कुछ। बड़ा दुख है इस बात का, है ना। बड़े सारे नियम और कानून और बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थितियां जो है बड़ी खराब है अपने आप में, है ना। चलिए, जुलाई में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल को हासिल करने का किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपने आप में? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। यानी कि एक मुख्यमंत्री इनमें से एक ऐसे हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वो है आपके गोविंद बल्लभ पंत जी, है ना। गोविंद बल्लभ पंत जी सबसे ज्यादा देर तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। अब उनका रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने खत्म कर दिया है, मतलब कि उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
ये आप यहां पर देख रहे होंगे। उन्होंने अब तक 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस तरह स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 8 वर्ष और 127 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से लगातार इस पद पर बने हुए हैं और यह उपस्थिति 28 जुलाई 2025 तक दर्ज की गई है। तो 28 जुलाई तक का डेटा जो है आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़कर 335 हो गई है। सर्वाधिक बाघ अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में है। बताओ क्या हो जाएगा? ये मुझे गलत लग रहा है, मुझे थोड़ा सा डी वाला होगा, या तो ये वाला होगा या तो ए वाला होगा। बी या डी में से कोई एक होना चाहिए। ये ना होगा, देखते हैं, डी हो जाएगा बिल्कुल। ना तो एक, मतलब कि दोनों कथन आपके रॉन्ग है। ठीक है, ना तो एक ना तो ये। ठीक, चलो उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2018 में प्रदेश में 173 बाघ थे जो 2022 तक बढ़कर 222 हो गए हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों में इस वृद्धि का खास सा योगदान रहा है। और आप जानते होंगे बाघ संरक्षण के लिए जो है बाघ मित्र योजना की शुरुआत की गई थी, जो ग्रामीण और वन क्षेत्रवासियों को प्रशिक्षण देकर बाघों के निगरानी और संरक्षण से जोड़ती है अपने आप में, है ना। चलिए, वर्ष 2019 में शुरू हुई यह पहल 2023 में मोबाइल ऐप के माध्यम से और प्रभावी बनी, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आई है। सबसे अधिक बाघ जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में 135 है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक चीड़ पार्क की स्थापना की जाएगी? भाई साहब, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में। कितने पास जो है इसमें जो है जिलों में, बताओ क्या होगा उसका उत्तर? 7, 6, 12 या फिर 5? 5 होगा, क्या होगा? 5 होगा, बिल्कुल सही बात है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 अत्याधुनिक बीज पार्क जो है स्थापित कर रही है। यह बीज पार्क प्रदेश के 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी कि पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी जोन में स्थापित किए जाएंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सरकार ने इस योजना के लिए अगले 3 वर्षों में लगभग 2500 करोड़ के रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है। पहला बीज पार्क पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ के अटारी स्थित राजकीय कृषि क्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग, हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और कई सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 266 करोड़ रुपए के से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा इसको, और इसके बाद अन्य 4 जोन में भी चरणबद्ध तरीके से जो है इसको इसमें पार्क ऐसे बनाए जाएंगे। तो ये बात है अपने आप में। और इस पहल से क्या होगा? इस पहल से किसानों को जो है कृषि जलवायु के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेंगे, जिससे फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी और बीज की बाहरी राज्यों पर निर्भरता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की सीड में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने का एक अपने आप में प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का उद्घाटन कहां से किया गया? मंदिर कहां से किया गया? तो ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है आपका, वहां से किया गया। ए इज द राइट आंसर इसमें होना चाहिए आपका। ठीक है, तो 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का उद्घाटन शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र तीर्थ जल और रेत का पारस्परिक आदान प्रदान किया। तो यह अपने आप में एक सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें त्रिवेणी संगम का पवित्र जल, ठीक है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के देवकोट्टई जमींदार परिवार न्यास के प्रतिनिधि को सौंपा गया, जो रामनाथ स्वामी भगवान के श्रावण मास के अभिषेक में उपयोग किया जाएगा। इसी तरह से रामेश्वरम से भेजे गए जल से सावन की पूर्णिमा तिथि पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक विधिपूर्वक किया जाएगा। यह पहल सनातन परंपरा को एक संस्थागत स्वरूप देने के और उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर को दक्षिण से सांस्कृतिक रूप से जोड़ने पर इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा अपने आप में। सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होते हैं, चाहे वो आपसी 2 समाज हो, चाहे 2 राज्य हो, चाहे वो 2 देश हो, अपने आप में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, चलिए, लाला लाजपत राय कार्डियोलॉजी संस्थान के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां जो है TAVI, ठीक है, की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह संस्था मेरठ में है। क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? तो ये आई थिंक मेरठ वाला होगा, सत्य होगा, ये बी वाला होना चाहिए, या दोनों दोनों कोई नहीं होगा। क्या होगा इसमें बताइए भैया जी, क्या होगा? ये दो, मुझे तो यही लग रहा है, बी वाला लग रहा है असत्य। ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका कानपुर में, लखनऊ, यहां पर मेरठ में नहीं है अपने आप है ना। कहां पर है ये कर दीजिए आप भैया, कानपुर कर दीजिए, कट करिए उसको कर दीजिए कानपुर, बस हो गया अपने आप में है ना। चलिए, कानपुर स्थित लाला लाजपत राय कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया जहां पर ये जो सुविधा आपके टेवी है, इसका जो है उन्नत सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। यह उपलब्धि राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा अपने आप में। अच्छा, TAVI ये क्या है? आप जानते होंगे, इसको नहीं जानते हैं? आप बताइए, ये TAVI जो है ये क्या है, मुझे बताइएगा। तो ये क्या है? एक आधुनिक व कम आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें हृदय के खराब हो चुके महाधमनी वाल्व को क्या करते हैं, बदला जाता है। या उन बुजुर्ग या अधिक जोखिम वाले मरीजों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी के लिए उपयुक्त जो है नहीं होते थे। आज आप जानते होंगे आजकल हार्ट डिजीज बहुत होती है, हार्ट अटैक बहुत आता है और उसमें फिर वाल्व चेंज करना और ये वो बहुत सारी अन्य चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है TAVI, इससे जो है जो सीनियर सिटीजन हमारे हैं उनको एक बड़ा बेनिफिट, या जिनको रिस्क रहता है ऐसा करने में उनको एक बड़ा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। TAVI, ठीक है, लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आई थिंक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश होना चाहिए जहां तक है ना, जहां तक यूपी ही होना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, बेस्ट है। और इस परियोजना को रोड सुरक्षा सुधार के लिए मंजूरी मिली है और इसके लिए वित्तीय वर्ष जो 25-26 है उसमें क्या होगा, बजट में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि इस परियोजना को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है? आप कहेंगे सर 10 करोड़ रुपए। अलग अलग जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में बजट कितना कितना पास किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बाकी सारे पॉइंट लिखे हैं कि परियोजना का प्रारंभिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चरण का 6 सप्ताह का होगा, जिसमें दुर्घटना रिपोर्ट, मौसम वाहन और टेलीमैटिक्स ड्राइवर प्रोफाइल और सड़क ढांचे से जुड़े डेटा को इकट्ठा कर AI मॉडल तैयार किया जाएगा। यह मॉडल क्या होगा, दुर्घटना के कारणों की पहचान, ब्लैक स्पॉट की पहचान और रियल टाइम नीति डैशबोर्ड बनाने में मदद करेगा। इस परियोजना का सफल परीक्षण होने पर इसे फैस्टलेस लाइसेंस, परमिट प्रणाली, प्रवर्तन आधुनिकीकरण, राजस्व वसूली, ई चालान और वाहन साथी प्लेटफॉर्म जैसी प्रमुख सेवाओं में क्या कर दिया जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा अपने आप पे। तो ये सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण कदम है अपने आप पे। तो ये था आज का हमारा जो है यूपी का करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। बाकी आप लोग कोर्स वगैरह ज्वाइन कीजिए जो भी लॉन्च हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पूरिए। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं 12 अक्टूबर से 12 जो है क्या कहते हैं आपका अगस्त से, 12 अगस्त से जो है आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से जो है करंट अफेयर्स की स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सुबह 8 बजे जैसा कि आप हमारे साथ पहले जो है क्लास लेते थे उसी तरीके से आएंगे और मजेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं पीसीएस की, आरओ मेंस की, पेट की और कई अन्य बड़ी परीक्षाएं आपको देखने को सामने आपको मिल रही हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा जो है फायदा इससे मिलने वाला। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे 12 अगस्त को सुबह 8 बजे एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स
उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।